नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया था कि यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए आरएस एकेडमी ने रोजगार बैच लाया है और वो भी बिल्कुल फ्री लाया है। यानी कि ये बैच आप लोगों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और इस बैच में मैं आप लोगों को समान ज्ञान पढ़ाऊंगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। तो आइए पहले हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो 2024 के 25 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा जो है कि रूपी है। हिंदी में इंग्लिश में जो है कि रूपी इस तरह से लिखा जाता है और हिंदी में जो है कि इसको रुपया श्रीलंकाई रुपया इस तरह से लिखा जाता है। हालांकि इसे यहाँ पर केवल रूपी लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर यही होगा क्योंकि ये जो तीन ऑप्शन है आप देखेंगे, यूरो जो है कि यूरोपीय देशों की मुद्रा है। ज्यादातर यहाँ के देश जो है, यहाँ पे यूरोप है, यूरोप के ज्यादातर देश जो है कि यूरो मुद्रा पर आए हुए हैं। खासकर यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय संघ है उसके 20 देशों ने जो है कि यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है। इसके अलावा अन्य देश भी यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। क्यात किस देश की मुद्रा का नाम है? तो यहां पर आप देखेंगे म्यांमार है, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। अगला रिंगित किस देश की मुद्रा है? तो रिंगित जो है कि यहां पर आपको देखेंगे एक देश है इस तरह से, मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि रुपया से संबंधित मुद्रा कई देशों की है। तो यहां पर आइए चलते बताते हैं आप लोगों को। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया। भारत में भारतीय रुपया। और यहीं पर यहां पर एक देश देखेंगे नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया। यहां पर एक देश मिलेगा, ये आपको दिखाई देगा इस तरह से, ये है इंडोनेशिया में जो है कि रुपिया, इसकी मुद्रा का नाम रुपिया बोला जाता है जो कि रुपया शब्द से ही लिया गया है। यहां पर देखेंगे श्रीलंका का हो गया है और यहां पर आपको देश एक है मालदीव। इसकी मुद्रा का भी नाम है रुपया, लेकिन शब्द में थोड़ा सा अंतर, रुफिया बोला जाता है, रुफिया। मालदीव की मुद्रा का नाम रुफिया जो कि रुपया शब्द से ही लिया गया है। यहां पर आप देखेंगे एक देश है मॉरिशस, यहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। यहां भी जो है कि रुपया मुद्रा है। और यहां पर एक छोटा सा देश देखेंगे सेशेल्स, इसकी मुद्रा का भी नाम है रुपया। तो ये हो गए रुपया से संबंधित जितनी देशों की मुद्राएं हैं, वो इसको मैप के माध्यम से आप लोग एक बार देख लेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य पूछा है। यानी कि जब से 2000 के नोट चलन में आए हैं अब तक कितने नोट छापे जा चुके हैं, उसका मूल्य कितना है अब तक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था, विमुद्रीकरण। इसमें जो है कि जो पुराने 500 के नोट और 1000 के नोट जो थे उनको जो है कि चलन से बाहर कर दिया गया और इन दोनों के स्थान पर जो है कि 2000 का नोट
और 500 के नए नोट, 2000 के नोट और 500 के नए नोट जो है कि छापे गए। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि 8 नवंबर 2016 से 2021 में मार्च के अंत तक 2000 के नोट का मूल्य कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9 ट्रिलियन में, ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड आप देखेंगे मैप में, यहां पर जो है कि ये आइसलैंड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के कब्जे में है, यहाँ पे नॉर्वे, ये स्वीडन है, ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, यहीं पर उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। तो यहाँ पर देखेंगे और जो है कि इसमें एक बार देखेंगे, ये है आयरलैंड, आइसलैंड, और ये जो है कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव के काफी नजदीक है, तो चूंकि ये काफी ठंडा देश है, ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर जो है कि लोग रहने के लिए भूतापीय ऊर्जा का जो है कि व्यापक उपयोग करते हैं। यहाँ पर 90% घर जो है कि पृथ्वी के अंदर, चूंकि पृथ्वी के अंदर भी जो है कि ऊर्जा है, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी भूतापीय ऊर्जा है। पृथ्वी के अंदर जितने जैसे जैसे अंदर आप जाते हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आंतरिक कोर की बात करें तो पृथ्वी के एकदम आंतरिक कोर जो है कि 6000 सेंटीग्रेड तक होता है। तो उसी भूतापीय ऊर्जा का जो है कि उपयोग करता है आइसलैंड, बहुत ही व्यापक रूप से जो है कि सबसे प्रसिद्ध देश है भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के मामले में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न पूछ रहा है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले शहरी क्षेत्र, अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है। श्वेत लोगों को, देखिए इसको शुद्ध शब्दों में कहें तो इसको जो है कि श्वेत पलायन बोला जाता है। श्वेत पलायन, श्वेत पलायन, ये जो है कि सफेद, श्वेत यानी कहने का मतलब गोरे लोग जो है कि सुरक्षित स्थानों तक पलायन करते हैं। ऐसा जो है कि अमेरिका में एक बार हुआ था 1950 और 60 के दशक में, जो है ज्यादातर गोरे लोग जो है कि उपनगरों की ओर पलायन किए थे। इसको इस ऑप्शन में देखा जाए तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सफेद उड़ान। इसका आंसर होगा सफेद उड़ान, मतलब वही है सफेद श्वेत पलायन, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं, पूछ रहा है अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं। तो अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है अफ्रीका, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे। इसमें जो है कि बहुत देश हैं, कुल मिलाकर 54 देश हैं। उसमें देखेंगे सबसे बड़ा आपको यहां पर मिलेगा ये अल्जीरिया। अल्जीरिया, और पिछले प्रश्न में सेशेल्स की जो हम बात किए थे, यहां पर था छोटा सा एक देश सेशेल्स था, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, वो सबसे छोटा देश है इस महाद्वीप का। तो इस तरह से इस महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। अगर सभी महाद्वीपों की बात करें तो चूंकि अंटार्कटिका में कोई जो है कि ऐसा देश अस्थायी देश नहीं है, वहां पर जो है कि अनुसंधान केंद्र अलग अलग देशों द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो कितने देश हैं, 14 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप 54, उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो 23 देश है, और दक्षिणी अमेरिका में जो है कि 12 देश हैं। हालांकि कहीं कहीं 13 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 13वां जो देश है वो फ्रेंच गुयाना है। वो कोई देश नहीं है, वो फ्रांस का एक हिस्सा है, ठीक।
अगला देश यूरोप है। यूरोप में कुल 44 देश हैं और अपने एशिया महाद्वीप में कुल जो है कि 48 देश हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है कि नक्सली विरोधी एक अभियान था। नक्सली विरोधी एक अभियान था, खास तौर से जो भारत के नक्सली प्रभावित, ज्यादातर जो है कि नक्सल से प्रभावित राज्य हैं, जैसे में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन राज्यों में जो है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। नक्सलियों को जो है कि नक्सलियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वहां शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। हालांकि ये शब्द जो है कि आधिकारिक रूप से सरकार ने नहीं दिया था, इस नाम को जो है कि मीडिया ने जो है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम दिया। ठीक, नक्सली विरोधी एक अभियान था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है WPI। WPI का पूर्ण रूप, तो WPI का पूर्ण रूप है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, इसका पूर्ण रूप होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। तो ये जो है कि थोक मूल्य सूचकांक थोक वस्तुओं को जो है कि मापने का, इसका औसत माप जो है कि उसमें परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कि हर महीने प्रदर्शित किया जाता है, जारी किया जाता है। इसी का आप देखेंगे एक जो है कि CPI होता है। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है CPI, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ रुपए जो है कि कितने करोड़ रुपए आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? इस प्रश्न को पूछने का अर्थ यह है कि जो है कि प्रत्येक वर्ष जो है कि मुद्रा यानी कि मुद्रा, आधार मुद्रा जो है कि जारी किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष जो है कि वित्तीय प्रणाली में कितना बढ़ावा मिलेगा, कितने करोड़ रुपए का, यानी बाजार में कितने पैसे जो है कि अतिरिक्त आधार मुद्रा के रूप में आएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा 4 से 5 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? इसका आंसर है CRC, बाल अधिकार सम्मेलन। बाल अधिकार सम्मेलन। बाल अधिकार सम्मेलन ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकार सम्मेलन जो है कि बच्चों के अधिकारों के लिए जो है कि लाया गया था, ताकि बच्चों को जो है कि विश्व के जितने भी बच्चे हैं
उनके सामाजिक सुधार, सामाजिक आर्थिक और जो है कि राजनीतिक सुधार के लिए बाल अधिकार सम्मेलन लाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? भारत की पहली कंपनी। तो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी जो है कि घरेलू गैस और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा पहली कंपनी वो है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC। इसका आंसर है ONGC जो है कि भारत में प्राकृतिक गैस और जो है कि कच्चे तेल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर देखा जाए तो भारत के कच्चे तेल के मामले में भारत के कच्चे तेल, घरेलू कच्चे तेल का जो है कि 74% जो है कि ONGC उत्पादन करती है। और प्राकृतिक गैस को देखें तो प्राकृतिक गैस का कुल प्राकृतिक गैस का 84% उत्पादन ONGC करती है। ये भारत के अंदर की बात की जा रही है, भारत के घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर हो गया तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सार्क का मतलब क्या है? तो सार्क का मतलब है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, उन्हीं देशों द्वारा जो है कि एक संगठन बनाया गया सार्क, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें आप देखेंगे तो कुल 8 देश शामिल हैं, कुल 8 देश जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें सबसे बड़ा अपना भारत है। तो इसमें देखेंगे अफगानिस्तान, हालांकि अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ है 2007 में शामिल हुआ 2007 में शामिल हुआ, लेकिन इसका जो है कि स्थापना जो है कि 8 दिसंबर 1985 को ही हो गई थी। और अफगानिस्तान इसमें जो है कि बाद में शामिल हुआ 2007 में। पाकिस्तान है ये पाकिस्तान और भारत, ये विश्व का ऐसा संगठन, एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें जो है कि पाकिस्तान और भारत दोनों है ना। नेपाल, यहां पर नेपाल भी इसका हिस्सा है, भूटान भी इसका हिस्सा है। नेपाल में ही इसका मुख्यालय भी है, काठमांडू मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और देखेंगे यहाँ पर ये बांग्लादेश, ये श्रीलंका और ये मालदीव, कुल मिला के सार्क में 8 देश हैं। एक अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऐसा कोई संगठन ही नहीं है। और डी वाला देखेंगे साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इस नाम का भी कोई संगठन नहीं है, हालांकि दक्षिण अमेरिकी देशों द्वारा छोटे छोटे संगठन बनाए गए हैं। यहां पर देखेंगे ये वाला साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसको बोला जाता है आसियान बोला जाता है, आसियान। इसमें कुल 10 देश हैं, इसमें कुल 10 देश हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा रिची मेहता, जो कि कनाडा की जो है कि कनाडाई भारतीय मूल की हैं, कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, भारतीय मूल की हैं, ये भारतीय मूल की। इन्होंने दिल्ली क्राइम जो है कि दिल्ली क्राइम नामक एक सीरीज लाया था, दिल्ली क्राइम नामक एक सीरीज 2012 में दिल्ली क्राइम नामक एक सीरीज लाया था। इसमें जो है कि इन्होंने महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को दिखाया था, इसलिए जो है कि इसको जो है कि एक पुरस्कार भी, एमी अवार्ड भी दिया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे, आईटीसी का पूर्ण रूप होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई जो है कि व्यापारी कच्चे माल खरीदता है, कोई जो है कि कच्चे माल खरीदता है, तो वो उसका जो है कि नया उत्पाद बनाएगा, तो जो जहां से वो कच्चा माल खरीदता है वहां भी जो टैक्स, वहां पर जो टैक्स देता है वही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, जब वो उत्पाद बनाकर किसी जो है कि किसी को बेचेगा तो उसमें जो है कि वहां पर जो टैक्स लगेगा वो कहलाता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो भारतीय दुग्ध दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर को 26 नवंबर को भारतीय यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर माह में। ठीक है, ये जो है कि आप जानते होंगे, ये 26 नवंबर का जो दिन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर जो है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप जानते होंगे इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने 1970 में जो है कि श्वेत क्रांति जो आई थी उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्रांति को जो है कि ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं इस क्रांति को। श्वेत क्रांति 1970 में आई थी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, है गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के उपग्रह हैं? किस ग्रह के हैं ये जो गैलीलियन उपग्रह है? देखिए गैलीलियन जो है कि 4 उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। ये 4 जो उपग्रह हैं बृहस्पति के बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। तो इसलिए पूछा गया है कि गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? या 4 चंद्रमा, चूंकि उपग्रह को चंद्रमा भी कई जगह जो है कि शब्द का प्रयोग करता है, तो ये है बृहस्पति। इसके जो है कि 4 बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है कि गैलीलियो गैलीली ने
गैलीलियो गैलीली ने 1610 में इन चारों उपग्रहों की खोज की थी। बृहस्पति के इन चार बड़े उपग्रहों की खोज की थी, जिनको देखा जाए तो एक यूओ है, एक यूरोपा है, एक कैलिस्टो है, और उनमें उन सब में सबसे बड़ा है गैनीमेड। गैनीमेड चूंकि सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड पूरे सौरमंडल का, गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इन चार ग्रहों को जो है कि गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने इसकी खोज की थी। यहां पर देखेंगे बुध है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये है शुक्र, और ये देख रहे होंगे ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, शुक्र के पास 0 और बुध के पास भी 0 उपग्रह। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है। यहां पर देखेंगे ये मंगल है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के वर्तमान में 95 ज्ञात उपग्रह हैं। 95 में से 4 जो बड़े उपग्रह हैं उन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। उनमें सबसे बड़ा गैनीमेड। शनि के वर्तमान में अगर बात करें तो ज्ञात उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। मार्च 2025 में 128 नए उपग्रहों की खोज की गई, इसलिए जो है कि ये सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया। इसके पास कुल 274 उपग्रह हैं शनि के। ये है अरुण के पास जो है कि कुल 27 उपग्रह हैं, 27। ये वरुण है, वरुण के कुल 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ठीक, तो इन सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा गैनीमेड ही है। अगर इसका देखा जाए, इसमें देखा जाए तो मंगल के फोबोस और डीमोस थे। डीमोस उसमें का सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। इसमें शनि में देखेंगे 274 में से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, और अरुण के 27 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है, टाइटेनिया। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन, इसका टाइटेनिया और इसका ट्राइटन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो इसका आंसर होगा टोल टैक्स। टोल टैक्स, टोल कर, यानी कि टोल टैक्स। टोल टैक्स इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956। ठीक ना? तो सरकार जो है कि जो राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है उस पर टैक्स भी लेती है। उसी के लिए एक जो है कि अधिनियम 1956 में लाया था। चलती अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की, क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, और राज्यसभा जो है कि अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। इसे उच्च सदन बोला जाता है और इसे निम्न सदन बोला जाता है। तो लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ये अधिकार, इसका उपयोग भी, इस शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इस अधिकार की चर्चा जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में की गई है। 85 में सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा के विघटन यानी कि भंग करने की शक्ति जो है कि राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? इसकी विशेषता पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन की गारंटी। यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र में लाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी अधिनियम था। ये अधिनियम जो है कि 2005 में लाया गया था, 2005 में, और इसे लागू जो है कि 2006 में, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। और उस समय इसका नाम केवल जो है कि नरेगा हुआ करता था, नरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा कहा दिया गया। मनरेगा के नाम से जाने जाना लगा। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, शहरी रोजगार के लिए भी भारत सरकार और अन्य राज्यों द्वारा कुछ रोजगार योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे राजस्थान में एक शहरी रोजगार योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस तरह से कई योजनाएं शहरों में भी चलाई गई हैं, लेकिन ये योजना जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई गई। जो अकुशल, देखिए यहां पर दिया है केवल कुशल श्रमिकों को जो है कि लक्ष्य करना, लेकिन ये ऑप्शन एकदम गलत है। यहाँ पर केवल कुशल श्रमिक के लिए ये योजना नहीं लाई गई थी। ये अकुशल श्रमिक यानी कि इसमें जो है कि कोई शिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है कि इसमें जो है कि 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आसियान पूछा है, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो चूंकि हम बताए थे आसियान जो है कि आसियान में कुल 10 देश हैं। आसियान में कुल 10 देश हैं। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें कुल 10 देश हैं और इन 10 देशों से जो है कि भारत संबंध को मजबूत करने के लिए एक्ट ईस्ट नीति जो है कि लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक, देखिए ये 3 ऑप्शन जो है कि नेगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मक है। तो ऐसा कोई कार्य सरकार नहीं करेगी। जैसे कह रहा है कि व्यापार के अवसर कम करना, ये आंसर सही नहीं हो सकता। कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करना, ये भी नकारात्मक है। अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देना, तो सरकार नकारात्मक क्यों कार्य करेगी? तो ये ऑप्शन ऐसे हटा भी सकते हैं आप लोग, यदि आसियान देश न याद रहे। लेकिन मैं आप लोगों को याद करा दे रहा हूं, आसियान जो है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो 10 देश हैं उनका एक जो है कि संगठन है, जिसे आसियान बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, एक छोटा सा देश यहाँ पर है सिंगापुर, और ये इंडोनेशिया हो गया, ये ब्रुनेई और ये फिलीपींस। ठीक है, ये 10 देश जो है कि इनका एक संगठन है, उसका नाम है आसियान। इनसे जो है कि भारत जो है कि अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए एक्ट ईस्ट नीति लाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। इसका आंसर होगा चंद्रयान 3 मिशन। इसका आंसर है चंद्रयान, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है
और हाल ही में शब्द जोड़ा हुआ है, तो आप लोगों को ऐसे पता चल जाना चाहिए कि हाल ही में कौन सा मिशन जो है कि लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन। चंद्रयान-3 मिशन जो है कि हाल ही में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को जो है कि चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया था। इसको जो है कि जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार, ये जिस व्यक्ति का नाम है, ये अपोलो 13 मिशन के जो है कि नासा का एक मिशन था अपोलो 13, उसमें ये जो है कि इस वैज्ञानिक के नाम पर उनके योगदान के लिए जो है कि पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो 2023 में चंद्रयान-3 मिशन को जो है कि इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोग जानते होंगे कि भारत के चंद्रयान मिशन जो है कि 3 अब तक लॉन्च हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला थर्ड। तो पहला वाला आप जानते होंगे जो है कि 2008 में लॉन्च किया गया था 14 अक्टूबर 2008। दूसरा जो है कि 22 जुलाई 2019 और तीसरा देख ही रहे हैं 14 जुलाई 2023 को। तो ये 3 चंद्रयान मिशन है। इनका उद्देश्य जो है कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, क्योंकि 2019 वाला जो है कि उससे संपर्क टूट गया और वो क्रैश हो गया। उसमें जो है कि लैंडर विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। ठीक है, भारत के ये भी मिशन जो है कि गगनयान मिशन की बात करें तो ये जो है कि प्रस्तावित मिशन है और जहां तक बात चल रही है 2025 में ही गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो है कि पहले जो है कि मानव रहित यान भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। उसमें व्योमित्र नाम का एक रोबोट भी होगा। व्योमित्र रोबोट, व्योमित्र नाम का एक रोबोट होगा और ये जीवन मिशन कहलाएगा। दूसरी बार G2 जो मिशन जाएगा उसमें जो है कि मानव रहित उसमें वैज्ञानिक भी जाएंगे। ठीक है, चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019। ये मार्स ऑर्बिट मिशन जो है कि ये मंगलयान को कह रहा है, मंगलयान की बात कर रहा है। तो चूंकि मंगलयान जो है कि 2013 में भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, 2013 में लाया गया था और पहले ही प्रयास में जो है कि सफल रहा था भारत। तो भारत जो है कि ऐसे जो है कि अंतर्ग्रही ग्रहों पर जो है कि लैंडिंग करने वाला पहला मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान 2013 में लाया गया था। ठीक ना, और ये भारत का सफल मिशन रहा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। DDoS का फुल फॉर्म, DDoS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? भारत के ये भारतीय हैं, इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने जो है कि 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। आप देखेंगे भारत के जो नोबेल प्राइज विजेता हैं उनको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये जो है कि पहले भारतीय और पहले एशियाई भी थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में जो है कि इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। दूसरे नंबर पे भारतीय हैं सीवी रमन। इन्हें जो है कि भौतिकी के लिए 1930 में पुरस्कार दिया गया था। तीसरे नंबर पे हरगोविंद खुराना है, इन्हें जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में पुरस्कार मिला था। अगले हैं मदर टेरेसा, क्योंकि ये भारतीय नागरिकता ले चुकी थी तो ये भारतीय भी गिने जाएंगे। ये इन्हें जो है कि शांति के क्षेत्र में जो है कि 1979 में पुरस्कार मिला था।
अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें जो है कि इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया। और छठवें नंबर पे हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है इन्हें 1998 में जो है कि किसके लिए पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र के लिए। सातवें नंबर पे वेंकट रमन रामकृष्णन है, इन्हें जो है कि रसायन के लिए 2009 में पुरस्कार दिया गया। और कैलाश सत्यार्थी जो कि प्रश्न में पूछा गया है, इन्हें शांति के क्षेत्र में 2014 में पुरस्कार दिया गया। और सबसे लेटेस्ट में बात करें तो भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, इन्हें इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में जो है कि 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, तो ये अमर्त्य सेन है। और ये मदर टेरेसा, ये जो है कि नादिया मुराद, इन्हें जो है कि 2018 में शांति पुरस्कार दिया गया था। और ये भारतीय नहीं है, ये ईरान की रहने वाली हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा थॉमस हार्डी, जो है कि इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने जो है कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक को लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा हो गया और अजंता, एलोरा और अजंता की गुफा, ये जो है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। यहां पर देखेंगे तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, 34 गुफाएं। ये एलोरा में जितनी गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अजंता में जो है कि कुल जो है कि 29 गुफाएं हैं और ये सभी की सभी जो है कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नीति विज्ञानी कौन है? नीति विज्ञानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एथोलॉजिस्ट बोला जाता है इन्हें। वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये सब जो ऑप्शन वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जो है कि इन्हें जो है कि साइकोलॉजी कहा जाता है। वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं, इन्हें बोटनिस्ट कहा जाता है, बोटनिस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं, इन्हें जो है कि फॉल्कोनिस्ट कहा जाता है, यानी कि लोकाचार्य। ठीक, तो इसका आंसर है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश से आप जो है कि नृत्य पढ़े होंगे तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है कि कथक के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। छऊ ऐसे लिखा जाता है, छऊ जो है कि ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की ये लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न पे चल। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बीमा योजना क्या है? तो इसका आंसर है कि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करना। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल यानी टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कि यह 2016 में लाई गई थी और इसका उद्देश्य ये था कि जो है कि कृषि क्षेत्र में जो भी किसान जो है कि फसलों का उत्पादन करते हैं
उनको बीमा कवर प्रदान करना, यानी वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि जो है कि जो भी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, चाहे सूखा से, चाहे बाढ़ से, चाहे किसी भी तरह से फसल जब बर्बाद हो जाती है, तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है कि बीमा कवर प्रदान किया जाता है, ताकि वो लोग कृषि कार्य जारी रखें, यानी कि कृषि में गिरावट उत्पन्न न हो, इसलिए जो है कि ये योजना लाई गई थी। यानी कि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल यानी टिकाऊ उत्पादन चलता रहे, इसलिए यह योजना लाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। देखिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, ट्विटर, कुछ भी हो, वहां पर जो है कि एक वेरीफाइड अकाउंट होता है, जो ये दर्शाता है कि ये किसी जो है कि पर्सनल व्यक्ति का है, या किसी कंपनी का है, या किसी संगठन का है। तो उसको जो है कि प्रमाणित करने के लिए वेरिफिकेशन होता है, जो प्लेटफॉर्म होते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, और जो है कि उन्हें अकाउंट के रूप में दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद है? कितनी भाषाओं में मानव अधिकार? देखिए, यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है कि यूएन द्वारा मानव अधिकारों के लिए कुल 30 अनुच्छेद 1948 में जो है कि मानव अधिकारों के लिए मूल अधिकार, यानी मानव के क्या अधिकार होने चाहिए, उनके लिए जो है कि एक जो है कि घोषणा की गई थी 1948 में। और उसको जो है कि चूंकि विश्व में कई भाषाएं हैं, इसलिए इसका अनुवाद जो है कि 500 भाषाओं में किया गया, ठीक ना, ताकि हर व्यक्ति को पता रहे कि एक मानव के क्या अधिकार होने चाहिए। और जो है कि ये मानव अधिकार ऐसा एक जो है कि दस्तावेज है कि सर्वाधिक भाषा में इसका जो है कि अनुवाद किया गया है, 500 भाषाएं। ठीक, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल, तो रियल देखा जाए तो ब्राजील की मुद्रा है। यहां पर रियल पूछा है, लेकिन यदि रियाल पूछ दे, रियाल, तो रियाल जो है कि अरबी, जो अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब और ओमान, यमन, जो है कि ये सब जो देश हैं, इनकी मुद्रा का नाम जो है कि रियाल है। लेकिन केवल रियल कहें तो ये ब्राजील की मुद्रा हो जाएगी। और अगला देखा जाए तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगानी, अफगानी। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? निगुल ट्रम, निगुल ट्रम। लेकिन एक बात बता दें आप लोगों को, भूटान में जो है कि भारतीय रुपये को जो है कि आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। ठीक, कनाडा में कनाडाई डॉलर चलता है, यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है, कनाडाई डॉलर है, ठीक है। तो रियल और रियाल में कंफ्यूज नहीं होना है। रियाल जो है कि अरबी देशों की मुद्रा है, अरब प्रायद्वीप के जो देश हैं, कतर भी है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो चूंकि हम आप लोगों को बताए थे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनसे संबंध जो है कि मजबूत करने के लिए भारत जो है कि कई ऐसे जो है कि प्रावधान नीतियां लाता है। तो एक नीति का नाम है भारत की लुक ईस्ट नीति, यानी पूर्व की ओर देखो नीति। तो पूर्व में हमारे जो है कि ये देश दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, उनके साथ जो है कि सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, खासतौर से यहाँ पे जो आसियान के जो देश हैं, और चूंकि आसियान आप लोगों को बताया हूं, आसियान में कुल 10 देश हैं। इसके अलावा
जो है कि पूरब के जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस नीति का विस्तार किया गया है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1942 में तो चूंकि देखिए आप लोग जो है कि जितने भी वायसराय गवर्नर जनरल रहे हैं उनका जो है कि कार्यकाल एक बार जब याद कर लेंगे तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछेगा, यदि याद भी नहीं रहेगा, मतलब वो पता नहीं रहेगा कि जो है कि कौन सा ये कार्य था, मतलब उसके बारे में जानकारी ना हो, तब भी आप पता कर लेंगे। क्योंकि देखिए कार्यकाल से पता लग जाता है। अगर कार्यकाल होंगे तो इनका देखेंगे निम्नलिखितों का 1936 से लेकर 1943 तक थे, ठीक है ना। तो 1936 से 43 के बीच में चूंकि 1942 आ जा रहा है, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, अंग्रेजों को जो है कि भारत से बाहर खदेड़ने के लिए। ठीक, और देखेंगे इरविन का कार्यकाल तो 1926 से लेकर 1931 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में रहे थे। लॉर्ड वेवेल 1943 से लेकर 1947 तक। ठीक, तो इस तरह से कार्यकाल याद रहेगा। तो उस समय की कोई भी घटना यदि पूछेगा तो आप बता लेंगे कि उस समय कौन वायसराय था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जो है कि इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। इसको देखिए, इसको जो है कि डेटा डिडलिंग बोला जाता है। डेटा डिडलिंग ये एक अपराध है, ये साइबर अपराध इसको माना जाता है। क्योंकि देखिए कंप्यूटर के डेटा में बदलाव करना, यानी कि जो है कि उसमें कोई डेटा है, डेटा डालने से पहले कोई यदि आप हेरा फेरी कर देते हैं, उसी को जो है कि डेटा डिडलिंग कहा जाता है और ये अपराध की श्रेणी में आता है, साइबर अपराध होता है। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? देखिए ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ये भी एक संपत्ति है और यह जो है कि अमूर्त संपत्ति होती है। यानी कि इसकी जो है कि ये भौतिक रूप में नहीं होती है, ये एक अमूर्त संपत्ति है। इसे आप जो है कि महसूस करते हैं। जैसे ट्रेडमार्क का जो है कि देखा जाए, ट्रेडमार्क क्या होता है? मान लीजिए आप कोई प्रतिष्ठित संस्थान या कोई दुकान या कोई भी, मतलब आपने जो है कि नाम को जो है कि काफी प्रचलित कर लिया, तो वो ट्रेडमार्क हो गया। तो उसको जो है कि एक संपत्ति के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि उसी से आपको जो है कि आय प्राप्त होती है। ठीक ना। अगला है कॉपीराइट। कॉपीराइट भी एक जो है कि अमूर्त संपत्ति है। यानी कि मान लीजिए कोई, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, इसका जो है कि इस पर हमारा ही अधिकार है, इससे जो भी आय प्राप्त होगी वो हमारी होगी, इसे कोई चुरा नहीं सकता है इस वीडियो को। तो ये भी जो है कि एक अमूर्त संपत्ति है। अगला प्रश्न है, ये पूछ रहा है पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट एक तरह से कहा जाए तो मान लीजिए आपने कोई आविष्कार कर दिया, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि बहुत जो है कि बढ़िया आविष्कार आपने कर दिया, लेकिन चूंकि उसकी खोज आपने की है तो उस पर अधिकार भी आपका होगा। तो इसके लिए जो है कि सरकार से पेटेंट करा लिया जाता है, ताकि मेरे इस तरीके को कोई और जो है कि उपयोग न कर पाए, हमारे इस तरीके का प्रयोग करके जो है कि संपत्ति न प्राप्त कर सके, इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। तो जितने समय के लिए चाहें आप सरकार से पेटेंट करा सकते हैं, उसको जो है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा देश 2021 में
बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। तो बिटकॉइन चूंकि एक जो है कि डिजिटल मुद्रा है, ये डिजिटल मुद्रा है, भौतिक रूप में नहीं है, डिजिटल मुद्रा। तो बिटकॉइन को जो है कि आधिकारिक मुद्रा के रूप में जो है कि एल सल्वाडोर ने जो है कि अपनाने वाला जो है कि देश बन गया है, पहला देश बन गया है 2021 में। आप देखेंगे इधर अल सल्वाडोर जो है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसके ऊपर जो है कि ये मैक्सिको पड़ेगा, ठीक है। इधर आपको कुछ देश पड़ेंगे, इधर तक यहाँ पर पनामा भी है, ठीक है। इस तरह से अल सल्वाडोर जो है कि पहला देश बन गया बिटकॉइन को अपनाने वाला, ठीक है। हालांकि इसकी मुद्रा जो है कि अमेरिकी यूएस डॉलर है इसकी मुद्रा, लेकिन बिटकॉइन को भी इसने अपनाया हुआ है। जापान की मुद्रा इन है, स्विट्जरलैंड में क्रोन चलता है, और वेनेजुएला में जो है कि बोलीवर चलता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया? केंद्रीय संलयन कहने का मतलब नाभिकीय संलयन। लेकिन नाभिकीय संलयन में जो है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी तरह से बहुत से तारों में जो है कि नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दो हल्के परमाणु जो है कि भारी परमाणु का रूप लेते हैं तो अधिक मात्रा में जो है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो इसको नियंत्रित रूप में जो है कि प्राप्त करने वाला जो है कि पहला देश बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि ये जो है कि इसको नियंत्रित कर पाना थोड़ा कठिन होता है। कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, जैसे चेरनोबिल आपदा एक यूक्रेन में हुई थी, और जापान में भी फुकुशिमा आपदा हुई थी। तो इस पर नियंत्रण जो है कि स्थापित करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न पे, किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस, तो इसका आंसर है मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च के दूसरे बुधवार को जो है कि धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। धूम्रपान जो है कि उसको उपयोग करने से जो है कि जागरूक करने के लिए उपयोग न करें, इसलिए जो है कि मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। मार्च का कोई मंगलवार का कोई ऐसा दिवस है नहीं, जनवरी का भी कोई ऐसा दिवस है नहीं, लेकिन मई का जो पहला दिन होता है वो मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय संग्रहालय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है और सबसे पुराना भी है। अंग्रेजों के जमाने में यह बना था। तो ये रहे 38 प्रश्न। अब आगे जो है कि आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और रोजगार बैच से जुड़िए। धन्यवाद।